नमस्कार। टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। हिमाचल प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को पेंशन सरकार ने लगा रखी है। पेंशन का बड़ा फैसला सरकार ने ले रखा है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हुई है, लेकिन 7,000 ऐसे भी हैं जिनको ना केवल सरकार ने उनकी तरफ से झटका लगा, बल्कि सुप्रीम झटका भी उनको लगा है। लगभग 16 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से लेकर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। ये कौन से पेंशनर है हिमाचल प्रदेश के, इसी संबंध में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ गोविंद चित्रांटा जी है, जो पूर्व कर्मचारी नेता रहे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये कानूनी जंग लड़ी। कई जगह इनको सफलता भी हासिल हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में पहले, उसके बाद हाई कोर्ट में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ये सफलता क्यों नहीं मिल पाई, इसी मुद्दे पर इनसे बातचीत करते हैं। चित्रांटा साहब, एक दुखदाई बात कह सकते हैं ये कि राहत नहीं मिल पाई है, उसमें भी हम आएंगे। पहले ये आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या फैसला दिया है। निश्चित रूप से ये जो 16 अप्रैल का दिन था हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। 7,000 परिवार के लिए जो निगमों और बोर्ड के थे, हमें ज़रा भी ऐसा विश्वास नहीं था कि हम इसमें अपनी विजय हासिल नहीं करेंगे। परंतु जब फैसला कल लगभग आधे मिनट में डिसमिस करके बताया गया कि भाई इसके ग्राउंड जो है पहले रिव्यू एग्जॉस्ट हो चुका है और स्टेट गवर्नमेंट के पास इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, और स्टेट गवर्नमेंट का जो 2/12/2004 की जो नोटिफिकेशन थी उसको वैलिड किया जाता है, तो उसके खिलाफ हम जो है, क्योंकि हमें ये लगा कि भी ये न्याय संगत नहीं है। जब कल हमने ये फैसला सुना तो हमारे को बहुत ही बड़ा झटका लगा कि 7,000 परिवार का मतलब कि कम से कम 35 से 40,000 लोग जो इस पर हमारे पर जो आश्रित थे, हम खुद भी आश्रित थे और वो भी हमारे पीछे आश्रित थे। तो हम जहाँ न्याय की बात करते हैं वो न्याय हमें नहीं मिल पाया। हम एक अन्याय को मतलब सहने के लिए हम न्याय के लिए ये फाइट करते रहे। पिछले 16 साल लगभग हम ट्रिब्यूनल से लेकर फिर 2009 में हाई कोर्ट में, फिर लगातार सुप्रीम कोर्ट और वापस आए हाई कोर्ट में, और फाइनली ये जो 25 कल 16 अप्रैल को जो है ये लड़ाई हमारे खिलाफ गई है। परंतु हमें ऐसा लगता है कि जो सब न्याय का सबसे बड़ा मंदिर सर्वोच्च न्यायालय है, और जहां हर पक्ष को और हर वेदना को और हर कानून को और हर नेचुरल जस्टिस को जो है सुना जाता है, दिया जाता है, तो वहां हमारे को कल बड़ी निराशाजनक स्थिति सहनी पड़ी जब ये केस जो है हमारा निरस्त किया गया और सरकार की बात को ऊपर रखा गया। अब क्या कारण उनके रहे, उस कारणों में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है, वी आर द ट्विन्स ऑफ द सेम नोटिफिकेशन। एक माँ के 2 बच्चे हैं, 2 जुड़वा बच्चे हैं। वो जुड़वा बच्चे जो है 2/12/2004 तक जो है जुड़वा रहते हैं, और जो इन बिटवीन 2004 से पहले रिटायर हुए हैं उनको ये बेनिफिट दिया जाता है, और जो 2004 के बाद में रिटायर होते हैं उनको ये बोला जाता है कि आप वापस माँ के गर्भ में चले जाओ, कि जो एग्जिस्टिंग हमारी पेंशन थी ईपीएफ की, आपको उसी पेंशन में जाना पड़ेगा। यानी आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। हाँ। ये कहना चाह रहे हैं कि 2003 के बाद इनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, 2003 से पहले की अपॉइंटमेंट हुई है, फिर भी 2 तरह की व्यवस्थाएं हो गई है। कुछ ही कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है और ज्यादातर को पेंशन नहीं मिलेगी। ये बोर्ड और कॉर्पोरेशन का मसला है, कितने कर्मचारियों का मसला है, कहाँ का मसला है? वैसे कुल मिला के पहले ये जो 1499 की जो पेंशन स्कीम, कॉर्पोरेट पेंशन स्कीम 99 जिसका जिक्र दिया गया है, इसमें 8,000 कर्मचारी थे सारे के सारे जो कवरअप हुए थे, और बाकी के जो बोर्ड एंड निगम है लगभग 33,000 कर्मचारी जिनको इसका लाभ मिल रहा है। उसमें बिजली बोर्ड भी है, HRTC भी है, और आपका ये क्या नाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है। मात्र 8,000 कर्मचारी बचे थे, और वो 8,000 के लिए लेफ्ट आउट 20 बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन बचे थे, जिनके लिए ये स्कीम दी दिन जो अपने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी है 29 अक्टूबर 99 को जो है उन्होंने ये पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, पर अनफॉर्चुनेटली ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया और बीच में इप्स एंड बट्स लगते रहे, और ये बीच में एक टाइम धूमल साहब के ही टाइम में ये विड्रॉ हो गई थी दिसंबर 2002 के अंदर। और जब आगे इलेक्शन था जनवरी फरवरी में 2003 में, तो उन्होंने
वो विड्रॉ करके जो पहले नोटिफिकेशन 2002 में की थी, और उसकी जगह जो है 21 जनवरी 2003 को जो है एक कमेटी उस रेफरेंस में क्रिएट की गई, जिसके हेड जो है विनीत चौधरी और 3 MD फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, HRTC और सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के 3 MD थे। ये कमेटी हेड की थी अपने विनीत चौधरी साहब ने। तो उन्होंने ये बड़ा क्लियर कट किया था कि ये फाइनेंशियल वाइबल नहीं है, इसकी बजटरी सपोर्ट होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर बजटरी सपोर्ट गवर्नमेंट ने देनी थी, क्योंकि ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, किसी बोर्ड एंड निगम ने लॉन्च नहीं की थी, और उसमें बड़े क्लियर कट प्रोविजन थे सेक्शन 2 एंड सेक्शन 5 के अंदर कि ये स्कीम जो है मैंडेटरी है, अगर कोई ऑप्ट भी नहीं करता तो वो डीम ऑप्टेड होंगे और ये लागू होगी सब जगह। अकॉर्डिंगली सभी बोर्ड एंड निगमों ने जो है अपने बायलॉज, सर्विस बायलॉज को चेंज किया, क्योंकि वो डायरेक्शन नोटिफिकेशन के मुताबिक थी कि आपको अपने बायलॉज जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। और CCS पेंशन रूल 1972 और अमेंडेड लॉ 1981 के अंदर जो है इस स्कीम को जो है बोर्ड एंड कॉरपोरेशन ने अडॉप्ट किया और लागू हो गई। और इसमें अगर आप इस पीरियड को, जो सेंट्रल सिविल रूल है 1972, ये एक स्टैट्यूटरी रूल है, और जब ये ऑप्ट हो जाता है तो उसमें वेस्टेड राइट आपका हो जाता है। और दूसरी क्लॉज इसी में सेक्शन 5 में थी, क्लॉज नंबर 5 थी, जिसमें ये बोला था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है इसको एडमिनिस्ट्रेट भी करेगा, मैनेज भी करेगा और मेंटेन भी करेगा, है ना। इस कंडीशन के हिसाब से मिलती है, ये नहीं है कि भाई ये सिर्फ बोर्ड और कॉरपोरेशन कंपनीज एक्ट है। अगर बोर्ड एंड कॉरपोरेशन कंपनीज एक्ट के अंदर जो है क्रिएट किए गए हैं, तो इसकी ये जो होल कंट्रोल्ड एंड होली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाई द स्टेट गवर्नमेंट है। और ये कोई ताल्लुक इसका ये नहीं है कि 1956 के आप कंपनीज एक्ट में, इसलिए जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, परंतु जितने भी पॉलिसी एंड प्लानिंग है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट की देख रेख में होती है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो 2/12/2004 से पहले जो इन्हीं कंपनी एक्ट्स के साथ हमारे साथ रिक्रूट किए हैं, वो तो आपका वो तो आगे गवर्नमेंट सर्विस में, उनको वेस्टेड राइट भी दे दिया, पेंशन भी दे दी, और गवर्नमेंट के कॉफर में से वो पेंशन दी जा रही है। जो 2/12 कितनी पेंशन है, आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर, जिनको आपके ही कॉर्पोरेशन में, निगमों में उनको पेंशन मिल रही है, और आपको कितनी पेंशन अब मिलेगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अब जब आप हार गए सुप्रीम कोर्ट से, अब कितनी पेंशन आपको कितनी पेंशन मिलेगी? अब हमारे को जो एग्जिस्टिंग इसका क्या नाम आपका EPF की जो पेंशन है वो मिनिमम 1000 है, और मैक्सिमम जो है 3-3.5 तक मिलती है। यानी 1000 से 3000 3-3.5 तक। जैसे कोई बाद में रिटायर होता है, उसकी लेंथ ऑफ सर्विस थोड़ी बढ़ जाती है, तो उसमें 100-200 रुपये का फर्क पड़ता है। अब जैसे मेरा कंसर्न है, मैं एज ए ऑफिस मैनेजर रिटायर हुआ हूँ, तो मुझे जो है 2384 रुपये 68 रुपये जो है मेरे को पेंशन मिलती है। और अगर मेरे को CCS बहाल होती तो निश्चित रूप से मुझे 45 और 50 हज़ार के बीच में जो है मुझे पेंशन मिलती। तो इतना बड़ा गैप था इसके अंदर है। और ये पेंशन जब गवर्नमेंट ने दे दी, ऑप्शन के लिए बोल दिया, उन्होंने डीम ऑप्टेड भी बता दिया, तो हमारा वेस्टेड राइट एक्रू हो गया हुआ। अब सवाल ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की जजमेंट में ये बोला कि तुम सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। जब आपका CCS पेंशन रूल इंसर्ट हुआ नोटिफिकेशन में, तो हम, और गवर्नमेंट की एक 16/8/2017 की एक नोटिफिकेशन है, जिसमें ये बोला गया है कि भाई जो बोर्ड एंड कॉरपोरेशन के एम्प्लॉई है, कॉन्स्टिट्यूशन 320 या उसके आर्टिकल के अंदर जो है, या 324 के अंदर, ये भी जो है इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है। उसमें वो नोटिफिकेशन हमने भी लगाई थी। और साथ में सुप्रीम कोर्ट खुद उसी जजमेंट में ये बोलता है कि 2/12/2004 से पहले जो लोग रिटायर हो गए हैं, वो जो है सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में आ गए। और हम जो 2/12/2004 के बाद, गुनाह हमारा ये है कि या तो हमारे को 2/12/2004 से मरना चाहिए था पहले, या रिटायर होना चाहिए था, तब जाके हम सिविल सर्वेंट भी थे और हमारे को पेंशन भी मिलती। और 2/12/2004 के बाद जो भी रिटायर हुआ, उसको बोला कि तुम्हारा राइट नहीं बनता, ना तो तुम सिविल सर्वेंट है और ना ही तुम्हारा वेस्टेड राइट एक्रू हो जाता है। अब वेस्टेड राइट क्या होता है? वेस्टेड राइट का मतलब ये होता है कि जिस दिन कोई पॉलिसी आती है उसको हम अडॉप्ट करते हैं, उसकी ऑप्शन एक्सरसाइज होती है। ये हमारे को मैंडेटरी था, हमने ऑप्शन भी एक्सरसाइज इन राइटिंग की हुई है। तो ऑप्शन जो है वंस एक्सरसाइज जो है वो इतने आपने तर्क दे दिए, तो बावजूद इसके आपके हक में फैसला नहीं हुआ, तो क्या एक कानूनी जंग लड़ते लड़ते आप कहीं व्यवस्था से तो नहीं हार गए? हम एक व्यवस्था के अंदर ही, कानून जुडिशियरी भी है, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी है और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी है।
तो हमें तो ऐसा महसूस होता है कि देयर इज ए नेक्सस बिटवीन दीज, जो अपने लिए पॉलिसी दूसरे के लिए डिसाइड करेंगे, उनका जो अपने कंफर्ट्स के लिए वो दूसरों का पेट काट के जो है हमारे को इस व्यथा में डाल देते हैं, इस पीड़ा को जो है हमें इस क्या सिस्टम ये के जो बुनियाद है इसकी, क्या इसमें अफसरशाही का भी इसमें रोल है? निश्चित रूप से क्योंकि अफसर शाही मैनिपुलेट करती है। अब आपने एक रिसेंट एक जो वायरल 2 दिन से हम देख रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी महोदय हिमाचल प्रदेश के जो इसको चलते हैं, उनका कोई हॉलीडे होम का कोई बिल 1,22,000 के आसपास आया जो जीएडी को एड्रेस किया हुआ है। पर्सनल पार्टी वो दे रहे हैं और जीएडी को उसका खर्चा किया। दूसरी तरफ बोलते हैं कि भी हमें देने के लिए कुछ नहीं है, लोग एरियर के भी लड़ रहे संकट है और वहाँ अफसरों की पार्टी हो रही है, उसका मतलब ये हम अपनी कंफर्ट्स और अपनी एंजॉयमेंट के लिए लोगों का पेट काट रहे हैं। और लोगों का भी ऐसे जहाँ ना मेडिकल की फैसिलिटी है, ना उसको पेंशन की फैसिलिटी है, ना कोई और चीज़ें जो है उसकी ग्रांट इन एड, मतलब गवर्नमेंट जिसने 35 से 40 साल तक गवर्नमेंट के अंदर काम किया हो। और सबसे बड़ी बात अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो कोर्ट ये बोलता है कि आप कंपनीज एक्ट के अंदर है और आप गवर्नमेंट आपकी लायबिलिटी को क्यों ले। जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बोर्ड एंड कॉरपोरेशन से पैसे SLR बॉन्ड के थ्रू जो है शुरू करती है, लेती है और सोर्सेज को जनरेट करती है। और लायबिलिटी गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं है, असेट्स गवर्नमेंट के हैं। ये मतलब दोहरा जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो कोर्ट में जाके हैं चाहे यहाँ हैं, ये दोहरी रणनीति मुझे जो सूट है वो तो ठीक है, जो दूसरे को देना पड़ेगा वो गलत है। एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जवाब आपसे जानना चाहेंगे, किन किन अधिकारियों की क्या भूमिका रही है जब आपके कोर्ट में ये केस आप प्लीड कर रहे थे? क्योंकि सरकार ने ये तर्क दिया है कि लगभग 11,000 करोड़ से अधिक की लायबिलिटी आएगी, सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा। तो ये इस तर्क के पीछे नहीं, इसमें सिंपल सी बात ये है कि आपके 1,36,000 कर्मचारी जो NPS में थे, एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उनको जो है आपने OPS ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंदर लाया, विदाउट एनी बजटरी सपोर्ट और विदाउट कोई कैलकुलेशन विजडम प्रवेल करके वो उन्होंने लागू नहीं किया। अब हमारी भी जो नोटिफिकेशन थी, हमारी को बाकायदा एक नोटिफिकेशन ऐसी थी कि जिसमें सारी क्लॉजें क्लियर थी, जिसमें तो ऑप्शन भी रखी थी जो अभी आपकी OPS जो कन्वर्ट की है, इसमें तो सारी की सारी चीज़ें इसमें इंसर्ट की गई थी, CCS रूल को इंसर्ट किया गया था। वो 7,000 की लायबिलिटी को एकमुलेट हुई है, ब्यूरोक्रेसी की वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने डिले और मिसलीड करते रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम को और जुडिशरी को मिसलीड करते रहे हैं। और जो टॉप लेवल के लॉयर अब कुछ नहीं रहे हैं, जैसे आपके PP राव जी थे, पद्म भूषण से सम्मानित थे, और आपके राजीव धवन जी थे, आपके R वेंकटरमण थे। मतलब इस तरह से गवर्नमेंट ने एक एक पेशी के लगभग, जो मेरे ही अपनी में 30 से 35 लाख तक एक एक पेशी के बियर किए हैं, है ना। और एक हमारी पेंशन रोकने के लिए। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम किसको बचा रहे हैं और किसके लिए ये इस फाइट को रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ना तो गरीब और छोटा कर्मचारी जो है इस सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता है, और ना ही वहाँ उनको न्याय देखने का या लड़ने का कोई हक है। या तो सड़क में लड़े तो सड़क में पूछ नहीं है, अगर सरकार से लड़े वहाँ पूछ नहीं है। अब कोर्ट में गए तो कोर्ट में भी ये देखिए आप कि 7 महीने अब डिसमिस करते हैं कि भी ये केस ही नहीं बनता था। 7 साल सुनती रही गवर्नमेंट, भी सुनती रही, गवर्नमेंट ने भी अपने रिप्लाई भी फाइल किए, आर्गूमेंट भी किए, सब चीज़ें की। 8 महीने से रिजर्व, अगर 8 महीने से रिजर्व रखी हुई है एक जजमेंट, 8 महीने में तो अगर किसी ने रिसर्च भी करनी होती तो वो भी अपने थीसिस कंप्लीट कर लेता। तो 8 महीने में रिजर्व रखा और बाद में आधे मिनट में ये बोला जाता, तो ये तो केस ही नहीं बनता था, ये डिसमिस किया जाता। अब आपके पास क्या विकल्प, क्या आप सरकार के पास आप जाएंगे कि फिर से गुहार लगाएंगे कि अभी हम 1,36,000 को पेंशन, तो फिर 7,000 को क्यों नहीं? हाँ, हम ये बोलते हैं कि ये पहले तो गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल दोनों ही जो पक्ष और विपक्ष है, हमें ये समझाने की कोशिश करें कि ये 7,000 एम्प्लॉय जिसको तुम बार बार वोट के लिए तो हथियार रहे हैं, और उनके लिए जो प्रलोभन भी देते रहे हैं कि हम करेंगे। अभी 2 साल 2.5 साल से ये सरकार आई है, इन्होंने चारों तरफ घुमाए कि ये मेरा फर्ज है, कि CM साहब ने बड़े क्लियर बोला कि मैंने देना है, मैं भी खुद एक पेंशनर में से परिवार में से पेंशन पर पला हूँ। तो अगर इतनी उसको ये आत्मसात करते हैं या उस पीड़न को समझते हैं, तो 2.5 साल में सिर्फ अपने पीछे घुमाने का क्या तात्पर्य है? नंबर 1 वही दूसरा विपक्ष है कि जब भी अब अगला इलेक्शन आएगा फिर कहीं डाले जाएगा।
उन्होंने इंट्रोड्यूस उन्होंने की, फिर कोर्ट में भी वो लड़ते रहे। फिर 2007-8 में जब इलेक्शन हुए तब मैनिफेस्टो में डाल दिया, और मैनिफेस्टो में एक लाइन और डाल दी है 2008 में कि जो मैनिफेस्टो है हमारा पॉलिटिकल जो मैनिफेस्टो है, ये हमारा जो है ये ऑफिशियल कमिटमेंट होगी, गवर्नमेंट कमिटमेंट है। तो इवन गवर्नमेंट कमिटमेंट के बाद उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में बिमला सूद के केस में जो 2004 में जो प्रोटेक्टेड भी थे, उसको भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा उस केस को, वो भी सुप्रीम कोर्ट से बहाली करवाई है ना। नहीं तो ये जो प्रोटेक्टेड थे इनको भी नहीं मिलनी थी, उसके बाद ही मिलनी शुरू हुई, तब जाके उसको भी खत्म करना चाह रहे थे ये। तो वो फैसला भी 1/7/2013 को आया था, जो बिमला सूद के केस में आया। फिर उसमें फिर गवर्नमेंट रिव्यू में गई, दुर्भाग्य ये है, विडो थी वो लेडी, है ना। फिर उसको दोबारा से वो रिव्यू एग्जॉस्ट हो गया, वो भी खत्म हो गया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट गया, हमारे फेवर में गया। तब जाके जब हम हाई कोर्ट से जीते 19/12/2013 को, हाई कोर्ट के बाद जो है गवर्नमेंट ने हमें लारे लप्पे देते रही कि भाई हम इसको ऑनर करेंगे। हमारा मानना भी यही है कि जो स्टेट के इश्यूज होते हैं वो अगर स्टेट के हाई कोर्ट उसको डिसाइड करता है तो वहां तक रहने चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट अगर कमिट करती है, कोई नोटिफिकेशन किसी को देती है, अगर उनके राइट्स को देती है, कोई इंस्ट्रक्शन निकालती है, स्केल देती है, तो उसमें वही गवर्नमेंट क्यों आगे जाए। अगर स्टेट हाई कोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, अपने फैसले के अगेंस्ट गवर्नमेंट बोले कब नहीं देनी हमने, ये क्या तर्क है। इसी तरह से जब आपका एनपीएस आई आपकी 15, उसमें भी बड़े क्लियर कट होता है, जब भी कोई लॉ बनता है या कोई भी अमेंडमेंट आती है वो प्रोस्पेक्टिव होती है, ये एक यूनिक केस है, एक्सेप्शन है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होती। मैंने जैसे वो जुड़वा माँ के बच्चे की बात आपके सामने की कि ऐसा नहीं होता कि भाई एक बच्चे को तो बोला राइट है, दूसरे को बोला आप गर्भ में चले जाओ, ये हमारे साथ बड़ी उम्मीदें थी। कल आपको जो फोन आए होंगे, किस तरह की निराशा क्या, उम्र के इस पड़ाव में? उम्र के इस पड़ाव में कई लोगों की सांसें नहीं चल रही, पैरालिटिक है ना, ब्रेन हेमरेज हुई है, कैंसर के पेशेंट है ना, जिनके पास इवन मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है। एक आध कॉरपोरेशन को छोड़ के मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है। तो क्या ये उस सिस्टम में रहने का अधिकार नहीं है जिसने 38 और 40 साल स्टेट की डेवलपमेंट, जो बोर्ड एंड कॉरपोरेशन है ना, ये स्टेट की डेवलपमेंट में इनकी सबसे बड़ी भागीदारी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सबसे बड़ी भागीदारी है, और वेलफेयर एक्टिविटी में सोशल वेलफेयर के सभी बोर्ड एंड निगम जो है काम करते हैं। और गवर्नमेंट की हर पॉलिसी, जब कंपनीज एक्ट का जब रेफरेंस आया, या तो तुम इंडिपेंडेंट सिर्फ शब्द से नहीं थीसिस माने जाती है, उसको जमीन पर भी देखना पड़ता है। अब आपका हर काम ये बोले कि कंपनीज एक्ट लग गया जी इसमें, इसलिए ये एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि इंडिपेंडेंस दो फिर बिजनेस करने के लिए। ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी करनी है ना कि अगर किसी का वेव ऑफ करवाना है तो 50 लाख रुपया वेव ऑफ करवाओ, करोड़ रुपया वेव ऑफ करवाओ, बर्फ आ गई, स्नो आ गया, फ्लड आ गया, उसका वेव ऑफ कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वो पावर है। और एडमिनिस्ट्रेशन उसका पार्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और टोटल जो कंट्रोल है, फाइनेंशियल कंट्रोल है, पे कमीशन है, 1975 से लेकर जो यूनिफॉर्म पे कमीशन है 1/2/1975 को बोर्ड एंड निगमों के लिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने बोला कि ये स्ट्रक्चर तुम्हारा पे का होगा, ये एनालॉजी होगी। तो हम सिर्फ पेंशन में क्यों अलग है? गवर्नमेंट के पे कमीशन वही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी वही है, रिक्रूटमेंट रोल वही है। कोई उम्मीद बची है? उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ते रहेंगे और आखिरी उम्मीद तक इस ज्वाला को हम बुझने नहीं देंगे। और हम इसके विकल्प जो है वो हम खोज रहे हैं, तो पॉलिटिकली भी हम खोजेंगे और उनको एहसास दिलाएंगे कि तुम भी इस सिस्टम के एक पहलू थे, और जिसको आप लोग आज जब सत्ता में आ गए तो उस चीज़ों को भूल गए कि जिससे तुम पले बड़े हुए हैं। और इस सिस्टम में तुम्हारे पास अगर सत्ता आई है तो सत्ता का दुरुपयोग जो है नहीं करो, सत्ता का प्रयोग करो, उपयोग करो उन लोगों के लिए जिनकी वेदना पीड़ा जो है, अगर कभी किसी को देखेंगे या सुनेंगे किसी की बात, तो अल्टीमेटली हम 2-3 दिन से सो नहीं रहे। ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट 8 महीने लगा के, ये पहला मेरा ख्याल, मुझे ही ऐसा लगता है, ये जो पहले 16 में भी डिसीजन आया था वो भी 5.5 महीने लगाए इन्होंने, अब 8 महीने लगाए। तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट सुनना चाहता था या क्या देखना चाहता था? जबकि इसमें रिटर्न ब्रीफ प्रॉपर होते हैं, अथॉरिटीज प्रॉपर एग्जीक्यूट होती है, और कोई ऐसी बड़ी थीसिस वाला कोई काम नहीं है। उन्होंने ये देखना था क्या ये जो कट ऑफ बावजूद इसके आप ना उम्मीद नहीं है, और इनका ये कहना है कि ये
अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे, सरकार के साथ भी लड़ेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है कि 1,36,000 को पेंशन की सुविधा मिल गई है, लेकिन 7,000 लोगों को अब मात्र 1,000 से 3,500 रुपये इनको पेंशन मिलेगी। अगर ये पेंशन बहाल हो जाती तो इनको बड़ी राहत मिलती, लेकिन राहत नहीं मिल पाई। बावजूद इसके इनको अभी भी सरकार से राहत की उम्मीद लगी हुई है। टीम्स भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।